नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम आगे शुरू करेंगे अधिगम की विशेषताएं, लर्निंग की जो विशेषताएं हैं, फीचर्स जो हैं, इनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आपके सामने ही कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आज तक आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए हैं। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आपने बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ी होगी। मेरा क्या है ना, मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता रहता हूँ। मेरे को शौक रहता है नई नई चीज़ें पढ़ने का। तो मैं साइकोलॉजी से संबंधित जो भी नई बुक्स होती हैं वो मैं पढ़ता जाता हूँ, और जो भी पुरानी बुक्स हैं वो सारी मैंने लगभग पढ़ी हैं। अब इसमें होता क्या है, हर किताब के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट नया निकलता है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है कि जो भी नए पॉइंट्स हैं अधिगम की विशेषताओं से, फीचर से, वो हम यहाँ पर उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे स्टेट गवर्नमेंट की जो बुक्स होती हैं वो मैं पढ़ता हूँ, एनआईओएस की जो बुक्स होती हैं वो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। बीएड की, है ना, और इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक्स जो होती हैं वो मैं पढ़ता हूँ। तो इन सब का निचोड़ हम सारा का सारा यहाँ डालेंगे, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है ना, जो भी कोई नया पॉइंट निकलता है ना, उसको मैं लिख लेता हूँ। तो जो भी पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इन पॉइंट से बाहर प्रश्न आएगा नहीं, और ना ही आज से पहले आया है। कोई भी पेपर उठा करके देख लेना, अधिगम की विशेषताओं से कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो वो इन पॉइंट्स में से आपको पक्का मिल जाएगा। और इन पॉइंट्स को मैं आपको समझाऊंगा बहुत बारीकी से। क्लास को आपको पूरी वॉच करनी है। बस आपको एक एक चीज़ों को समझना है। जो भी मैं यहाँ पे आपसे बात करूँगा, फिर एक एक सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे अपने। देखो, हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे मानसिक प्रक्रिया को। अधिगम क्या होता है ना, एक मानसिक प्रक्रिया होती है। ब्लूम का नाम आपने सुना होगा, ब्लूम मनोवैज्ञानिक का। उन्होंने क्या कहा था, जो शिक्षा है, लर्निंग है, उसको उन्होंने 3 कैटेगरी में बांट दिया था ब्लूम ने। तो उन्होंने बताया था कि जो बच्चा सीखता है उसके अंदर 3 बड़े महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं। एक तो होता है कोग्निटिव डेवलपमेंट, एक होता है इमोशनल डोमेन जो होता है, और एक होता है आपका अफेक्टिव डोमेन, एक होता है आपका साइकोमोटर डोमेन। अभी आप में से कईयों को समझ में नहीं आएगी, सर ये डोमेन 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 क्या कर रहे हो। तो डोमेन के बारे में मैंने आपको समझाया था, कई सारे पक्ष होते हैं इसके, तो आपको समझ में आ जानी चाहिए बातें। और मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर इसके बारे में डिस्कस भी किया था, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर भी नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो, अपन अगर बात करें कोग्निटिव डोमेन की, किसकी बात करें, कोग्निटिव डोमेन की। जो आप लोग यहाँ पे सीख रहे हो, किसके माध्यम से सीख रहे हो, आप यहाँ पर अपने दिमाग के माध्यम से सीख रहे हो। दिमाग के माध्यम से कि देखो सर ये चीज़ बताते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या किया, आपका पूरा ध्यान यहाँ पर लगा दिया आपने। आपका यहाँ पे मेंटल प्रोसेस चल रहा है। तो लर्निंग किसके माध्यम से होती है, मानसिक प्रक्रिया की। हम, अरे मेरे को ये बताओ, आप अपने दिमाग का यूज करे बिना सीख जाओगे कोई चीज़? नहीं ना, बिना दिमाग का यूज करे नहीं सीख सकते हो आप लोग। कमेंट बॉक्स में करके बताओ, देखें मेरे को आप, जहाँ पर आपको दिमाग का यूज ही नहीं करना पड़े। XYZ कोई भी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी क्लास में XYZ कोई भी चीज़ है, बिना आपका माइंड को यूज किए, बिना दिमाग का प्रयोग किए आप सीख सकते हो क्या? आप, अगर कोई ऐसा है आप में से तो कमेंट करके बताओ मेरे को। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज़ सीखनी पड़ती है, या सीखना चाहते हो, या सीखने की कोई प्रक्रिया कर रहे हो आप, तो आपको एक मेंटल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, मानसिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है आपको। आप लोगों ने अपना पूरा यहाँ पे मानसिक जो आपका दिमाग है यहाँ पर लगाया हुआ है, और चीज़ों को सीख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। फिर तो ये आपका मेंटल प्रोसेस होता है, मानसिक प्रक्रिया होती है, जिससे कि हम लोग यहाँ पर सीखते रहते हैं। और जो हमारे यहाँ पर एक्सपीरियंस होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, एक्सपीरियंस जो होते हैं हमारे, उनको यहाँ पर हम लोग क्या करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस को इकट्ठा करते रहते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से, ओके। तो मेंटल प्रोसेस जो होता है, लर्निंग जो होता है, वो सीखना कैसे होता है, आपका दिमाग के द्वारा सीखना होता है। इसके अपना दिमाग लगा लो। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, जब अपन जो पहले कोर्स मैंने आपको करवाया था इंटेलिजेंस के बारे में, जब हमने पढ़ा था बुद्धि, तो उसमें कि दिमाग की ऐसी प्रक्रिया होती है, सारा का सारा मैंने समझाया था आप लोगों को। अगर आपने पहले वाला कोर्स मेरा किया था, हालांकि वो कोर्स अपने दूसरे चैनल पर डला हुआ है, उसमें मैंने बुद्धि वाला चैप्टर जब करवाया था तो इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था जो बुद्धिमत्ता होती है, जो इंटेलिजेंस होती है, उसमें IQ टेस्ट जो होते हैं, उसमें मैंने आपसे कहा था कि वो वैलिड नहीं माने जाते हैं पूरी तरह से। मान लीजिए कोई बच्चा सीख रहा है, और सीखने के बाद में हम उसका मान लीजिए आकलन करते हैं
कि उसके कितने नंबर आए हैं, कितना स्कोर आ रहा है, उसके आधार पर हमने उसको बांट दिया, उसको कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, तो एक टीचर को बच्चों का कभी भी सीखने के आधार पर या आईक्यू टेस्ट के आधार पर या नंबर के आधार पर उनका आप लोग क्या नहीं कर सकते, वर्गीकरण नहीं करना है। ये एनईपी में भी लिखा हुआ है, ध्यान रखना। इनके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, और सीखेंगे कैसे? बुद्धि के द्वारा सीखेंगे, मेंटल प्रोसेस के द्वारा सीखेंगे। समझ गए? अच्छा, बुद्धि के बारे में हम बात करें तो बुद्धि जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम बात करें, क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आप लोग कह सकते हो, एक सतत प्रक्रिया इसको आप लोग कह सकते हो। मतलब निरंतर निरंतर चलने वाली ये क्या होती है भाई? प्रक्रिया होती है। अब कैसे है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे है? मैंने बताया कि बच्चा जन्म के बाद में ही क्या करना शुरू कर देता है? सीखना शुरू कर देता है जन्म के बाद में, और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है, ठीक है, तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो जो व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति हो दुनिया के अंदर, वो जन्म के बाद ही सीखना शुरू कर देता है। जैसा कि फैमिली से सीखता है सबसे पहले, फिर धीरे धीरे करके समाज में, फिर मतलब कहीं पर भी, दोस्तों में, विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। देखो, इसमें एक पॉइंट ये भी निकल करके आता है कि व्यक्ति जन्म के बाद में सीखना शुरू कर देता है, मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो क्या एक फिक्स पैटर्न के अंदर सीखता है, एक निश्चित वे में सीखता है वो? बताइए मेरे को आप। मान लीजिए आपने, या आप यहाँ पर सीख रहे हो, आपने 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर पढ़ा। तो मान लीजिए मैं कल की बात करूँ, कल भी 1 घंटे में एक चैप्टर पढ़ोगे? पूरी जिंदगी में आप लोग 1 घंटे में एक चैप्टर ही पढ़ोगे? ऐसा है क्या? कभी ऐसा भी तो होगा, कभी 1 घंटे में आप आधा चैप्टर भी ना पढ़ो, कभी ऐसा होगा 1 घंटे में आप 2 चैप्टर पढ़ लो, कभी ऐसा होगा 1 घंटे में आप कुछ ही ना पढ़ पाओ। मतलब वेरिएशन चलते रहेंगे यहाँ पे। तो जो लर्निंग आपकी होती है ना, ये एक स्पाइरल वे में होती है, चक्रीय तरीके में होती है। क्या होती है? स्पाइरल वे, चक्रीय प्रक्रिया होती है ये। स्पाइरल वे क्या होती है? चक्रीय प्रक्रिया होती है। मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में बताया था। जो डेवलपमेंट होता है वो रेखीय प्रोसेस नहीं होता है। जो विकास होता है वो रेखीय नहीं होता है, मतलब कि रेखीय नहीं होता है विकास, ठीक है ना? क्या नहीं होता है? रेखीय नहीं होता डेवलपमेंट जो होता है वो। तो यही है, हमारे सीखने में और हमारे विकास में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी आप ज़्यादा सीख लेते हो, कभी आप कम पढ़ लेते हो, कभी आप क्या, कभी आप क्या। तो चक्रीय प्रोसेस का मतलब यही है, कभी आपने ज़्यादा पढ़ा, फिर आपने कम पढ़ा, फिर आप पीछे आए, ज़्यादा पढ़ा, पीछे आए, ज़्यादा पढ़ा। उतार चढ़ाव यहाँ पर होते रहते हैं भाई, ठीक है ना? तो उतार चढ़ाव के बारे में ध्यान रखना, इसलिए इसको स्पाइरल वे में बच्चा सीखता है, चक्रीय प्रक्रिया में बच्चा सीखता है। ऐसे आपने, हमने भी सीखी हैं, बच्चे अभी सीख रहे हैं, या फिर आप लोग अपन यहाँ पर सीखते जा रहे हैं अभी। तो लर्निंग जो होती है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, बट कैसी होती है? चक्रीय वे में होती है, स्पाइरल वे में होती है, उतार चढ़ाव के साथ में होती है, ना कि एक सीधी रेखा में होती है। कभी भी समान रूप से नहीं सीख सकते हैं आप। दूसरा एक पॉइंट ये आ जाता है कि चलो, दूसरी ये पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि चलो चक्रीय में हो रही है, लेकिन दूसरा पॉइंट मेरा आपसे ये है सवाल, जैसे कोई बच्चा यहाँ पे सीख रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे सीख रहे हो, अगर आप लोग यहाँ पर सक्रिय हो, एक्टिव हो, तो आप लोग सीख जाओगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर निष्क्रिय हो, क्या हो? निष्क्रिय हो आप लोग, क्या हो? निष्क्रिय अगर आप लोग हो, तो यानी कि पैसिव अगर आप लोग हो, क्या हो? पैसिव हो, तो क्या सीख पाओगे आप? यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जवाब दो। अरे नहीं सीख पाओगे ना, अगर आप निष्क्रिय हो तो सीख नहीं पाओगे। आपको सीखने के लिए एक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी, सक्रियता दिखानी पड़ेगी, आपको एक्टिव बनना पड़ेगा। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं एक बार पूरी क्लास को जल्दी आगे करके देख लेता हूँ, स्पीड में देख लेता हूँ, पढ़ने के दौरान क्या हो गया, किसी का फ़ोन आ गया, एक तरफ वीडियो चल रही है, एक तरफ फ़ोन पे बात कर रहे हो, और बहन बता क्या हो रहा है, और भाई बता क्या हो रहा है, और बता क्या हो रहा है, ये वो, किसी का भी फ़ोन आ गया, चल रही है क्लास। तो आप मुझे बताओ, इस तरीके में आप सीख सकते हो? बताओ मेरे को, आपका फोकस है क्या जो मेरी क्लास है उस पर? नहीं है ना, तो कैसे सीख पाओगे? एक्टिवनेस दिखाना पड़ेगा, पूरा आपका जो मानसिक, आपका जो फोकस है ना, जो मेंटल फोकस है वो आपको करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। सक्रिय आपको रहना पड़ेगा, एक्टिव आपको रहना पड़ेगा। तो ऐसे फ़ोन आ रहा है, जैसे ही आप बाहर से मम्मी आई, पापा आए, भाई आया कोई, तो फ़ोन को फटाफट से कट करके मान सर की आवाज़ तेज़ कर दी, हाँ भाई मान सर की क्लास चल रही है, बढ़िया चल रहा है काम।
तो वो क्या सोचेंगे, देखो अरे हमारा लड़का और लड़की तो पढ़ रहा है, कितना समझदार है ना, अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो खुद को ही टेंशन है भविष्य की, अपना भविष्य खुद थोड़ी खराब कर लेगा। ऐसा नहीं है, पर आप तो कर रहे हो। पर करना नहीं है भाई, अगर कोई आप में से ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल नहीं करना है। बस जब तक सफल नहीं हो जाओ ना, तब तक सब चीज़ों को छोड़ ही दो। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर आप लर्निंग कैसे कर पाओगे, आपका जो अटेंशन है, पूरा ध्यान जो है वह यहाँ पे लगाओगे ना, तभी आप लर्निंग कर पाओगे, तभी उसको सीखना कहेंगे, तभी आप सक्रिय कहलाओगे। अदरवाइज नहीं, कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर अपने बहन और भाई से ही बतलाते रहना फ़ोन पर, ठीक है। ऐसा आपने करा होगा, हो सकता है इस टाइम भी कोई कर ही रहा हो। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपको निष्क्रिय नहीं, यहाँ पर एक्टिव आपको बनना है अगर आपको सीखना है तो, क्योंकि ये अधिगम की विशेषता है, फीचर है अधिगम का, ठीक है भाई। तभी आप चीज़ों को सीख पाओगे। फिर क्या होता है ना, जब रिजल्ट आता है तब मान लीजिए फेल हो गए, तो मम्मी पापा ने पूछा क्या हुआ, तो क्या होता है, पापा मम्मी मैं तो बिल्कुल फिक्स टाइम पे पढ़ती थी, अपने टाइमिंग से पढ़ती थी, अच्छा पढ़ती थी, रोज़ पढ़ती थी। जो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो मोबाइल क्लास के अंदर मोबाइल चल रहा है, बुक्स के बीच में मोबाइल है, मैसेज आ गया, मैसेज का रिप्लाई करने लग गए, है ना, इनएक्टिवनेस वाली सिचुएशन। फिर रिजल्ट आता है तो फेलियर ही आएगा ना उसके बाद में। तो मम्मी पापा को कहेंगे मैं तो देखो टाइमिंग से पढ़ती थी, पूरा टाइम पढ़ती ही रहती थी, इन्होंने मान सर नहीं सही नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं फेल हो गई। डिफेंस मैकेनिज्म में कभी समझाऊंगा आपको आगे, जो आपके और एग्जाम्स होंगे उनके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म, जो रक्षात्मक युक्तियाँ होती हैं, बहुत सारी होती है रक्षात्मक युक्तियाँ, कि अपना जो दोष है किसी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं ना, तो ये कई सारे होते हैं, तो उनके बारे में आगे हम कभी देखेंगे। तो इनमें क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म में आदमी ऐसी सुरक्षात्मक युक्तियाँ अपना लेता है, मतलब अपने फेलियर को दूसरे के ऊपर डाल दिया, भाई आप फेल हुए हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे ऊपर डाल रहे हो। एडजस्टमेंट वाला जो चैप्टर आएगा ना, समायोजन वाला, उसमें इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बस यही है कि दूसरे के ऊपर डाल देना कि मैं तो सारे दिन इनके वीडियो देखती रहती थी मानसर की, और मानसर की वजह से फेल हो गया, मैं तो फेल हो गई। अब उनको कौन बताए भाई, हकीकत तो आप जानते ही हो, आप कितने सक्रिय थे। आप सक्रिय थे ही नहीं, आप तो निष्क्रिय थे, और जब निष्क्रिय आप रहोगे तो कैसे कैसे आप पढ़ पाओगे। लेकिन माता पिता की नज़र में आप मेरे को बुरा कर रहे हो, ये गलत बात है भाई, देख लेना। तो सक्रिय रह करके पढ़ाई करना, और फिर सिलेक्शन नहीं हो तब आप मेरे को कहना कि सर आपके पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन नहीं पढ़े। ऐसा हो ही नहीं सकता, पूरा पेपर ना बन जाए अपने पढ़ाए हुए में से, बता देना। बस आपको दिखावा नहीं करना है। तो लर्निंग क्या होती है, एक एक्टिव प्रोसेस होती है, सक्रियता होती है लर्निंग में, आपको ध्यान रखना है। रचनावाद जो अपन ने पढ़ा था ना, उसमें भी जैसे पियाजे हो, वाइगोत्स्की हो, जो भी मनोवैज्ञानिक थे, उसमें सक्रियता के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चा जो होता है ना, वो सेंटर होकर सीखता है, एक्टिव होकर के सीखता है। वाइगोत्स्की ने एक स्टेटमेंट दिया था, शायद मैंने बताया नहीं आपको, पर वो ध्यान रखना, वाइगोत्स्की का स्टेटमेंट भी काम आता है सक्रियता को लेकर के। पियाजे भी यहाँ पर यही कहते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वो भी इंटरेक्ट करके सीखना शुरू कर देता है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही सक्रियता को बड़ा महत्वपूर्ण मानते थे कि बच्चा अगर सक्रिय नहीं होगा तो वो यहाँ नहीं सीख सकता है, ये पक्की बात है। अब लर्निंग के बारे में एक बात निकल कर के आ रही, जो लर्निंग है वो एक सोशल प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। देखिए वैसे व्यक्तिगत कारकों से भी बच्चा सीखता है, लेकिन इस पॉइंट को अपन आगे डिस्कस करेंगे। जो अधिगम यानी कि लर्निंग को प्रभावित करने वाले जो कारक आएंगे, फैक्टर्स आएंगे, उनके अंदर उन चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इस पॉइंट को जानिए, सोशल प्रोसेस जो है, सामाजिक प्रक्रिया, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो अब यहाँ पे आप जो भी चीज़ें सीख रहे हो, किससे सीख रहे हो, मुझसे सीख रहे हो। मैं किसका रोल हूँ, आपके समाज का रोल हूँ। सामाजिक प्रक्रिया के अंदर जो आपका टीचर होगा, उससे आप लोग यहाँ पे सीखोगे। समाज का हिस्सा है टीचर, तो सीख रहे हो मुझसे या नहीं सीख रहे। या फिर इससे पहले आपने किसी टीचर से पढ़ा होगा, उससे भी आपने सीखा होगा, जरूरी नहीं है मेरे से सीख रहे हो पहली बार तो बिल्कुल नहीं सीख रहे हो। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे पहले बहुत सारे टीचर से आपने सीखा होगा। अगर मैं बात करूं आपकी फैमिली, आपका जो परिवार है, आपने उनसे भी सीखा है, क्योंकि सबसे पहले तो अपन वहाँ से ही सीखते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो फैमिली से ही सीखते हैं। अगर मैं बात करूं आपके आस पड़ोस के लोग हैं,
या फिर जो आपका एनवायरनमेंट है या जो पड़ोसी हैं उससे आप लोगों ने सीखी चीज़ें। तो आप लोगों ने देखा होगा हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हम समाज से सीखते हैं, इसीलिए ये एक सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है, सोशल प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, अब एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आओ। देखो एक पॉइंट आ रहा है अनलर्निंग। ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका लर्निंग का एक पार्ट है। अ पार्ट ऑफ लर्निंग इज अनलर्निंग। अब कहोगे सर आप ये तो बता दो अनलर्निंग होती क्या है। रुक जाओ भाई, सब कुछ बता देते हैं आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो जानते हैं अनलर्निंग के बारे में। देखो जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, XYZ कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, खाना बनाना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, डांस करना, कुछ भी XYZ आप कुछ भी सीख रहे हो, जब भी आप लोग सीखोगे तो सीखने के अंदर आपको क्या मिलेगी, हर किसी से गलतियाँ होंगी। क्या होंगी, एरर्स आएंगे, गलतियाँ आएंगी। मैंने एक पॉइंट लिखा तो था यार, देखिए हाँ ये रहा, एरर एंड मिस्टेक्स। यहाँ पे त्रुटियाँ, यहाँ पर गलतियाँ बच्चा करेगा। ठीक है, ध्यान रखना कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर सिर्फ बच्चे की बात नहीं हो रही है, कोई भी व्यक्ति है अगर वो कोई भी चीज़ सीखेगा तो सीखने के दौरान गलती जरूर करेगा। ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर वो सारी चीज़ें ही बहुत ईजिली सीख जाएगा, ऐसे तो फिर देवता बन जाएगा फिर, है ना। कोई आदमी किसी चीज़ में गलती नहीं कर रहा फिर वो तो भगवान ही हो गया। आपको ध्यान रखना है, मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा, आप में से जितने भी वीडियो देख रहे हो आपने भी कोई चीज़ सीखी होगी। तो गलती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम गलतियाँ करते हैं सीखने के अंदर या फिर सीखने के पहले, उसमें गलती कर बैठते हैं क्योंकि सीखने का सही तरीका पता नहीं होता अपने को। मान लीजिए आप पढ़ने आ गए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इससे पहले दूसरे पैटर्न पर पढ़ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा टीचर वो दूसरे पैटर्न पे पढ़ाता होगा, मेरे पैटर्न पे नहीं पढ़ाएगा, वो अपने पैटर्न पे पढ़ाता होगा। तो आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि यार रीड का पैटर्न क्या है, या फिर जो आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, उसका पैटर्न क्या है। CTET की कर रहे हो, UP TET की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, DSSS भी कर रहे हो, वर्ग 1 2 3 की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, तो आपको सीखने का पैटर्न ही नहीं पता है और आप डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर दिए। आप कोई टॉपिक जो आपके सिलेबस में है ही नहीं, आपके पैटर्न में है ही नहीं, वो पैटर्न भी आप पढ़ रहे हो, तो हो सकता है वहाँ पर आपसे गलती हो जाए। हो सकता है आपने गलत क्लास पढ़ ली हो, गलत अप्रोच का आपने यूज कर लिया हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर एक गलती होती है, या किसी व्यक्ति से हो, छोटे बच्चे से हो, कोई भी काम कर रहा है, छोटा बच्चा पढ़ रहा है, सीख रहा है किसी भी चीज़ को, और उससे गलती हो गई, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी गलतियाँ होती हैं वो, अगर मैं बच्चे की बात करूं, उनको आपको क्या मानना है, महत्वपूर्ण मानना है भाई। क्या मानना है, महत्वपूर्ण मानना है, इम्पोर्टेंट मानना है इन गलतियों को। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब जो भी बच्चे से गलतियां होती है उनको आपको क्या मानना है, इम्पोर्टेंट मानना है। जब गलती हो जाती है, ठीक है, और गलती होने के बाद उसका पता लगता है यार इसका तरीका तो ये था सही वाला, तो जब उसका सही तरीका आपको पता लग जाता है तो आप कोई भी काम उठा के देख लीजिए। मान लीजिए आपने कोई भी XYZ काम करना शुरू किया, फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया या बाइक चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, आप में से ज़्यादातर लोगों के पास में बाइक या स्कूटी जरूर होगी, तो बाइक या स्कूटी चलानी शुरू करी तो आपने सीख ली चलानी। अब देखिए कुछ लोग, एक बात बताना आप मेरे को जो भी वीडियो देख रहे हैं, जैसे हम बाइक या स्कूटी चलाते हैं, चलाई होगी सभी ने, कोशिश करी होगी सभी ने। आप बहुत से लोग उसको जब रोकते हैं, है ना, इसमें मैं बात करूंगा फीमेल की, नाराज मत हो ना बस, है ना भाई, क्योंकि आए दिन नए वीडियो भी आते रहते हैं, है ना भाई। तो देखो अब मैं एक बात बताने वाला हूँ आपको, आप ये मत कहना कि सर जेंडर स्टीरियोटाइप आप दिखा रहे हो, यहाँ पे एक ही मतलब लिंग को लेकर के आप बात कर रहे हो, लड़कियों पे थोप रहे हो बात को। चलो ये बात करते हैं अपन पहले। देखो आपको जब बाइक को रोकना होता है, बाइक को रोकना होता है, मान लीजिए स्कूटी में तो गियर वेयर वाला सिस्टम नहीं होता है, डायरेक्ट ही उसको ब्रेक मारना पड़ता है अपने को। तो जैसे बाइक आप चला रहे हो तो आपका क्या तरीका होता है, या तो आप पहले क्लच दबाते हो और फिर ब्रेक लगाते हो, या फिर पहले ब्रेक लगाते हो या क्लच दबा करके फिर गियर निकालते हो, क्या तरीका होता है आपका, या फिर चलाने का तरीका बता दो, आप उसको कैसे रोकते हो। ब्रेक दबाया, फिर उसके बाद क्लच दबाया, गियर निकाल दिए, या पहले क्लच दबाया उसके बाद ब्रेक दबाया। अब देखिए आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मान लीजिए बाइक चला रहे हैं तो पहले अपना क्लच दबा देते हैं, क्लच दबाने के बाद में तो वो तेज़ स्पीड हो जाती है, उसके बाद में ब्रेक लगा देते हैं ना, जिसमें आपकी गाड़ी ठुकने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। लेकिन अगर आप गाड़ी चल रही है, बाइक चल रही है, तो उसमें आप पहले ब्रेक धीरे धीरे लगा रहे हो, है ना, उसके बाद जाकर के आप लोग धीरे करेंगे तो आपकी जो स्पीड है ना बाइक की, ज़्यादा संभावना नहीं होगी ठुकने की। फिर
आपको पता नहीं होगी ये वाली बात, लेकिन इस चीज़ का आप लोग यूज किया करो जो मैं बता रहा हूँ। पहले क्लच मत दबाया करो, क्लच दबाते हो तो स्पीड बढ़ जाती है। और ज़्यादातर गिरने विरने के जो सीन होते हैं ना, जैसे बारिश के मौसम में फिसलन वाला, तो वो इसी वजह से ज़्यादा होता है 90% फिसलन वाला, क्योंकि आपको सही तरीका नहीं है पता अपनी बाइक चलाने का, कि आप क्लच दबा देते हो और उसकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। क्योंकि गियर आप जब निकाल देते हो, भाई क्लच दबने का मतलब है गियर पे काम नहीं कर रही है अब बाइक आपकी, तो जब गियर पे काम नहीं करेगी तो स्पीड तो बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो या तो सामने ठुकेगी, कंट्रोल जल्दी से नहीं होगी, ब्रेक भी अच्छे से काम नहीं करेंगे। चलती बाइक में अगर आपको अचानक से रोकना है या धीरे धीरे रोकना है तो पहले आप ब्रेक का यूज करो, फिर क्लच दबाओ और फिर गियर निकालो, ये सही तरीका होता है। तो मैंने आपको ये बता दिया बात, या फिर किसी और ने भी बता दिया होगा ये वाली बात, या आपको भी पता होगी, तो कि भाई ये सही तरीका होता है। आपने सीख लिया यहाँ पे कि ये वाला सही तरीका होता है बाइक या स्कूटी को रोकने का। तो पहले हम लोग चीज़ें सीख रहे थे, लर्निंग कर रहे थे, सीखने के दौरान हमने यहाँ पर गलती करी, ठीक है। गलती करने के बाद हमारे को सही तरीका पता चल गया, ठीक है ना भाई, सही तरीका पता चल गया कि यार बाइक रोकने का या गाड़ी रोकने का जो तरीका है वो सही तरीका होता है। तो यही क्या होती है, आपकी अनलर्निंग होता है कि सीखने के दौरान जो भी व्यक्ति गलती करता है और गलती के दौरान जो भी उसको पता लगता है, सही तरीका पता चल जाता है, इस चीज़ को ऐसे सीखा जाता है, तो ये होता है आपका अनलर्निंग होता है। तो अनलर्निंग को भी मैंने यहाँ पर एक लर्निंग का हिस्सा माना है भाई, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब जो स्टोरी थी वो ये थी, एक दिन मैं मार्केट में खड़ा था, ये बात है राजा पार्क का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पे एक पिंकी स्क्वायर मॉल है बहुत बड़ा, उसके पीछे हम लोगों का स्टूडियो था, हम वहाँ पर ही काम करते थे पहले। तो उसमें क्या हुआ, एक दिन मैं शॉप पे गया था कुछ सामान लेने, तो मैं वहाँ पे खड़ा था, एक बाइक भी थी मेरे पास में, मैं खुद बाइक नहीं लेके गया था, मतलब पड़ोस में ही था जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर ही। तो एक लड़की आ रही थी स्कूटी से पीछे से, क्योंकि मेरी नज़र तो शॉप की तरफ थी, मैं तो मतलब उससे बात कर रहा था, और मतलब इतना शॉप के थोड़ा सा नीचे खड़ा हुआ था मैं, मतलब रोड जो है उसके बिल्कुल साइड में खड़ा था मैं। तो लड़की आती है और पीछे से आके, मान लीजिए मेरा जो राइट पैर है वहाँ पे जूते के पास में बिल्कुल ऐसे मेरे लगी, तो भयंकर वाली ही थी, तो उसने लाके ठोक दी वहाँ पे। मैंने देखा तो उसके दोनों पैर जो थे वो रोड पे, मतलब आपने कभी देखा होगा ना लड़कियाँ जब स्कूटी को रोकती हैं, मतलब उनके सामने कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिससे वो घबरा जाती हैं, और जब घबराती हैं तो वो ब्रेक का यूज़ थोड़ी करती हैं लड़कियाँ तो अपने पैरों को ही एज ए ब्रेक यूज करती हैं, उनके दोनों पैर खुल जाते हैं, फिर उस टाइम में पैर जो हैं वही ब्रेक का काम करते हैं, ब्रेक लगाना भूल जाती हैं लड़कियां अक्सर, है ना भाई, माइंड मत करना भाई, देखो ऐसा ही होता है हकीकत में। फिर ऊपर से पता है क्या बोलती है वो मेरे को, आपको पता नहीं है कहाँ खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं क्या रोड पे। मैंने देखा यार मैं रोड पे कहाँ खड़ा हूँ भाई, मैं तो बिल्कुल रोड के साइड में खड़ा हूँ, आपको खड़े होने का पता नहीं है। तो मैंने उनको ऐसा कुछ बोला नहीं, बस मैंने तो दिमाग में यही आ रहा था यार अगर अपन दुकान में होते तो क्या पता दुकान में भी ठोक ही देते। पर भाई देखो, मतलब उसने थोड़ा बहुत मैनेज तो किया, उसके भी लगी गई थी पैर के, क्योंकि उसके पैर तो ऐसे हो रहे थे, तो साइड में बाइक थी तो बाइक की उसके भी लगी, ऐसे गिरी भी नहीं थी पूरी पर उसके लगी तो थी। अब लड़कियों के जब लगती है गिरती हैं, चाहे गलती खुद की कितनी ही ना हो, गलती सामने वाले की ही वो निकालेंगी, जब आप कैमरे में दिखाएंगे ना तो भी विश्वास नहीं होगा उनको कि मेरी गलती है, क्योंकि बस उनका ईगो हर्ट नहीं हो जाना चाहिए, सामने वाला कुछ बोल ना दे उनको, नहीं तो फिर तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा भयंकर वाला। तो मैंने वहाँ पे अपने कॉग्निटिव का यूज किया और उनको बोला कि ठीक है गलती मेरी है, मैं ही गलत खड़ा था यहाँ पे, मेरे को दुकान के अंदर खड़ा होना चाहिए था, क्या पता आप वहाँ ना पहुँच पाते, चलो जाओ बहन जी आप, कोई बात नहीं है जो भी हुआ ठीक है, आप भी बच गए मैं भी बच गया, थैंक गॉड, ओके मैं देख लूँगा अपना। तो ऐसे हुआ मामला। तब मेरे को पता है कि लड़कियों का सीन क्या ही होता है, और वैसे भी आए दिन अपन देखते रहते हैं, शॉर्ट्स भी आते रहते हैं बहुत सारे, रील हम लोग देखते रहते हैं, है ना भाई। चलो अब इसमें क्या होता है, ये जो डर वाली बात है कि एक थोड़ा सा हल्का सा डर जो होता है ना फीमेल के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। लड़का अगर उस केस में वहाँ पे होता ना तो वो हाथों हाथ ब्रेक लगा के उस बाइक को रोक देता,
ये होता है एक्चुअल में, ऐसा ये हकीकत ही है। तो डर वाला सीन हो जाता है और लड़कियों का जो है वो दिमाग वहाँ पे काम करना बंद कर देता है और वहाँ पे पैरों से ब्रेक लगाना शुरू कर देती हैं वो। और लड़कों का क्या होता है ना, थोड़ा एक्टिवनेस ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, बहुत लंबे समय से वो बाइक वगैरह चला रहे होते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि उनको किस सिचुएशन में क्या करना है वो हाथों हाथ उनका दिमाग में संदेश पहुंच जाता है और ब्रेक पे पैर लग जाता है। पर धीरे धीरे सीख भी रही हैं लड़कियां, तो धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। ये तो मेरा ओपिनियन था भाई, अब आपका क्या है वो आप बता सकते हो। आपके साथ में कोई ऐसा केस हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के बता दो। लड़कियां भी बता दो आपने किस किस में ठोका है आज तक अपनी स्कूटी को या फिर जो भी कुछ हुआ है, या कोई लड़का जिसको खड़े होने पर कोई लड़की आकर के ठोकी हो, तो ऐसा केस आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना भाई। तो यहाँ पे सीख गए अपन अनलर्निंग क्या होती है, सीखने का तरीका अनलर्निंग कहलाती है। अगर मैं यहाँ पे बच्चे के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, एरर और मिस्टेक की बात कर रहा हूँ, तो बच्चे की जो गलतियाँ होती हैं, देखिए कोई भी बच्चा है, कोई सब्जेक्ट सीख रहा है, मैथ सीख रहा है, लैंग्वेज सीख रहा है, XYZ कोई भी चीज़ सीख रहा है, तो जो बच्चे की गलतियाँ जो होती हैं, ये भी आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, ठीक है ना भाई। यानी कि आपकी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसका महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं लड़की बच्चों की, जो बालकों की, मैं विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, छोटे बालकों की, उनकी गलतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई भी चीज़ टीचर हमें सिखा रहा है, बच्चे को सिखा रहा है, तो जरूरी थोड़ी है बच्चा उसको सीखने के बाद में सब कुछ ठीक ही कर देगा, ऐसा थोड़ी होता है। गलती करेगा वो, करने दो बच्चे को गलती। बेटा कल कर तुझे गलती जितनी करनी है, लेकिन तू कर, अपने आप से कुछ न कुछ कर, अपनी क्रिएटिविटी दिखा, कुछ ना कुछ कर, है ना। ऐसा कुछ करेगा, गलती करेगा तभी तो सीखेगा, तो करने दीजिए ना गलती। मतलब हमारी शिक्षा नीति भी कहती है बच्चे को गलती करने दीजिए, क्योंकि गलतियां तो जो हैं, एरर्स तो जो हैं, मिस्टेक्स तो हैं, ये आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पार्ट है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है। तो बच्चा गलती करके ही सीखता है, तो करने दो बच्चे को गलती, पर उसको खुद से गलती करने दो। जो भी गलती करेगा उससे पक्का वो सीखने वाला है फिर, और स्थायी अधिगम होने वाला है उससे। अब आप गलतियां वो मत सोच लेना भाई, देखो कौन सी गलती कि थप्पड़ मार रहा है, गलती तो बच्चा करेगा, आप ऐसे मत कर लेना। कहीं आप टीचर बन के जाओ, कल को क्लास के अंदर बच्चे एक दूसरे को कुटाई कर रहे हैं, ठोक रहे हैं, दो आपस में लड़ाई मार रहे हैं, कोई किसी के बालों को उखाड़ रहा है, कोई किसी की चमड़ी को उखाड़ रहा है, कहीं आप सोचने लग जाओ मान सर ने कहा था गलतियां तो बच्चे करेंगे। उस गलती की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भाई, मैं गलती की बात कर रहा हूँ जो आप सिखा रहे हो ना, उस चीज़ में गलती कर रहा है बच्चा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो आप सिखा रहे हो उसमें। जैसे आप मान लीजिए अल्फ़ाबेट सिखाते हो बच्चों को, तो ए लिखना सिखाते हो, तो बच्चा डायरेक्ट ए थोड़ी लिख देगा। बच्चा पहले इधर उधर ऐसे करेगा, इधर उधर ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, फिर ऐसे सीधी लाइन बनाना सीखेगा, फिर ऐसे बनाएगा, फिर ऐसे कर देगा। ए वो बहुत दिन में सीखता है, 5-7 दिन लग जाएंगे उसको ए फॉर एप्पल सीखने में, ठीक है ना। तो गलतियां करेगा तभी जा करके बच्चा सीखेगा। आपको ध्यान रखना है एक और चीज़, गलती करने पर बच्चा गलती, देखो पहले क्या होता था जब हम पढ़ाई करते थे ना, तब गलती करते थे ना अपन, तो जो टीचर होते थे वो हमारे को बुलाते थे पास में और 2-3 थप्पड़ लगाते थे, या तो हमारे, है ना भाई, थप्पड़ लगा देते थे, थप्पड़ लगा देते थे, हम जा करके बैठ जाते थे। क्या कर सकते थे, घर वालों को भी नहीं बोल सकते थे। घर वाले बोलते क्यों दिया मास्टर ने थप्पड़, तो बोला कि मैंने सुनाया नहीं, जो उन्होंने पूछा मेरे याद नहीं था। तो घर वाले अपने सपोर्ट में थोड़े थे, पहले टीचर के सपोर्ट में ही थे। तो आज के घर वाले तो भाई साहब मार के दिखाए कोई टीचर को समझा देंगे, दोबारा हाथ नहीं उठाएगा वो कभी बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, बच्चा गलती करेगा तो उसे प्यार प्रेम से समझाना है, ठीक है। कहीं आप भी उस बच्चे को मारने लग जाओ, नहीं तो आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। बच्चे को सजा नहीं देनी है, ना ही तो शारीरिक तौर पे देनी है और ना ही मानसिक तौर पे बच्चे को सजा देनी है। किसी भी तरह से आप बच्चे को टॉर्चर नहीं कर सकते हो, ये हमारी नई शिक्षा नीति RTE सब जगह लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर मेंटल, मानसिक रूप से कैसे सज़ा देते हैं। देखो मानसिक रूप से सज़ा पहले कैसे देते थे, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का नाम बिगाड़ दिया, है ना। किसी बच्चे का नाम रोहित है, लेकिन वो थोड़ा दिखने में थोड़ा सांवला दिखता है, तो उसको बोलते ओए काड़ा, ओए काड़ू इधर आ, तो बच्चा बहुत हार्ट फील करेगा उस टाइम में। पहले ऐसे भी होता था,
सरकारी स्कूल जो गांव के स्कूल हैं, हमारी जो स्कूल थी, मैंने 8th क्लास तक पढ़ाई करी थी हमारे गांव के स्कूल में, सरकारी में ही करी थी। तो उसमें टीचर ऐसे थे कि मतलब बच्चे को अपने पापा के नाम से भी बुलाते थे। ओए फलाना का छोरा आड़िया, ओए फलाना, ओए फलाना का डावड़ा, ओ रामकिशन का डावड़ा, ओ सीताराम का डावड़ा, है ना, ऐसे बोलते थे। तो ये गलत है, ये मेंटल टॉर्चर है भाई, ऐसा नहीं करना आपको बिल्कुल भी। अरे तुम तो गधे हो, तुम्हारे बस में नहीं है पढ़ना, जा कर के कहीं मजदूरी करो, जा कर के कहीं कोई पहाड़ों के अंदर काम करो पत्थर वत्थर निकालने का। तो ये प्रताड़ना है मानसिक रूप से देखा जाए तो, ऐसे नहीं करना है। बच्चा नहीं सीख पा रहा है, दूसरी विधि को अपनाओ, बच्चे को सिखाओ, जरूरी है, तभी तुम्हारी नौकरी सेफ रहेगी, नहीं तो तुम नौकरी से हाथ धो बैठ सकते हो। ठीक है, तो आपको ना तो फिजिकली और ना ही मेंटली टॉर्चर करना है बच्चे को। देखो अब चलो ठीक है, समझ लिया आपने कि मान सर ने बोल दिया कि किसी भी बच्चे को आप किसी प्रकार का दंड नहीं दे सकते हो, लेकिन जब आप टीचर बन करके स्कूल में चले जाओगे तब आपको प्राइमरी अपर प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठाया जाएगा। मान लीजिए आप 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थी हैं, तो छोटी कक्षाओं के जो बालक होते हैं, आपको पता है ना कैसे होते हैं, आपके घर में भी होंगे, आपकी नाक में दम करके रख देंगे, वो आपसे चुप नहीं होंगे किसी भी हालत में। आप चुप करोगे, जाके चेयर पे बैठोगे, वापस से शुरू हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में आप इतने परेशान हो जाओगे उनसे, कोई बच्चा ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ज़्यादा ही शैतानी कर रहा है, उसके आप 2-4 चटका ही दोगे, फिर अपने उसूलों को तोड़ ही दोगे आप। और सभी लोग करते हैं ऐसा, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करते हैं ऐसा, क्योंकि बच्चे को मतलब थोड़ा सा पनिशमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि नहीं बच्चा तो सर पे चढ़ कर के कूदेगा फिर तो। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, आजकल जो अपने स्टेट में ले लो, कोई भी स्टेट में ले लो, जो शिक्षक संघ है वो भी इस चीज़ पे आवाज़ उठा रहे हैं, सेंटर लेवल पे भी आवाज़ उठाई जा रही है कि चलो हम बच्चों को पनिशमेंट नहीं दे सकते, लेकिन उसको एक हल्की पनिशमेंट तो दे सकते हैं, मामूली सी। और देखो कितने डर रहे हैं बच्चे को सज़ा देने से, कितना ज़्यादा डर रहे हैं। हल्की सी पनिशमेंट दे दें, हल्का सा उसको कुछ मतलब उसका कुछ, जैसे मान लीजिए पनिशमेंट के रूप में कुछ फिजिकल एक्टिविटी करा दी, मान लीजिए राउंड करवा दिया हमने उसको, ठीक है, राउंड लगा दो वहाँ से वहाँ तक, उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी यहाँ पर हो जाएगी। या उसको कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम दे दिया पनिशमेंट के रूप में, तो ऐसा हो सकता है। तो शिक्षक संघ वालों की तरफ से ये नोटिस आया है, चुप के बैठे रहो बेटा, अगर ऐसी कार्यवाही में पड़ जाओगे तुम कि टांग दिए जाओगे बेटा, है ना, पर्चे वर्चे तुम्हारे सारे फाड़ दिए जाएंगे। बच्चे को हल्की क्या, तुम पनिशमेंट का जो पी है ना, ये भी शुरू कर दिया ना तुमने, तो गए काम से, घर बैठा देंगे तुमको जा करके। ये रिप्लाई आया था वापस से, जो आवाज़ उठाई थी ना उन्होंने, शांत हो गए वापस कि बच्चे को कोई भी किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं दे सकता। अब देख लो, अब बच्चा कितना ताकतवर है, आप लोग अंदाज़ा लगा लो। आप कुछ नहीं कर सकते हो बच्चे का स्कूल में जाने के बाद में, ठीक है। तो इस बात का खास रूप से ख्याल रखना भाई, हमेशा ख्याल रखना, जब तक जॉब करो तब तक, मान सर की ये बात। तो आज के टाइम में आप लोगों को बच्चों को किसी भी वे में सज़ा नहीं देनी है। हम लोगों को मिलती थी, कुटते थे, फिरते थे, भयंकर वाला काम होता था हमारा, ठुकते थे, आपको नहीं देनी है। क्योंकि सिंपल सी एक बात है, कोई बच्चा सीख रहा है, XYZ कोई भी बच्चा कुछ भी सीख रहा है, तो भाई वो गलती करेगा ही करेगा, है ना। और जब गलती करेगा तो टीचर क्या काम करेगा, उसको डायग्नोस्ट करेगा। टीचर डायग्नोस मैं बोलूँ तो क्या करेगा, निदान करेगा भाई, ठीक है ना भाई, निदान करेगा, डायग्नोस करेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, निदान करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, निदान हो गया, डायग्नोस समझ जाइएगा आप, ठीक है। निदान का मतलब क्या होता है, समस्या की पहचान करेगा। क्या करेगा, समस्या की पहचान करेगा कि क्या समस्या है, क्या गलती हुई है इससे, कहाँ पर गलती हुई है, कौन सी जोड़ घटा के अंदर गलती हुई है, कौन सी अल्फ़ाबेट के अंदर गलती कर रहा है, तो वो डायग्नोस करेगा। टीचर डायग्नोस करेगा, डायग्नोस करने के बाद में वो ध्यान रखेगा कि बच्चे ने ये गलती यहाँ पर की है, ये गलती यहाँ पर कर रहा है, फिर उसको देगा, वो क्या देगा, उपचारात्मक शिक्षण देगा फिर, ठीक है ना। उपचारात्मक शिक्षण सबसे पहले निदान करेगा और निदान के बाद में उपचारात्मक शिक्षण करेगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना भाई। ये 2 नंबर पे आ गया आपका ना, रेमेडियल टीचिंग उसको 2 नंबर पे देगा, ये बात आपको ध्यान रखना। अच्छा बेटा यहाँ पर गलती कर रहे हो, तो उपचार ये करने के बाद में, अच्छा बेटा यहाँ पर गलती हो रही है, इसको दूसरे तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से सीखना है आपको। मान लीजिए बच्चा उससे भी नहीं सीख रहा है, कोई बात नहीं है, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ TLM लेकर के आता हूँ,
जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं ना, है ना, तो अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल में मान लीजिए उनका खुद का मोबाइल है, उसमें कोई वीडियो के माध्यम से सिखा दिया, है ना, उसको बच्चे को मान लीजिए एक येलो कलर समझ में नहीं आ रहा है कि इस कलर को येलो बोलते हैं, है ना, तो उसने येलो कलर के कुछ कार्टून्स निकाले यूट्यूब पे, यूट्यूब किड्स पे, और उसके अंदर येलो 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 सीख गया बेटा, बढ़िया तरीके से सीख गया। तो एक ये भी तरीका होता है। तो इससे क्या होता है ना, बच्चा इंटरेस्ट लेता है, बच्चे की इंटरेस्ट की कहानी है सारी, तो बच्चा क्या ले लेगा, इंटरेस्ट ले लेगा। कुछ एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे को सिखाया जा सकता है, कुछ भी एक्टिविटी करवा दी मान लीजिए, ठीक है, कि बच्चे को मान लीजिए आप लोग सिखा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चा नहीं सीख पा रहा है कुछ, तो क्या करेंगे आप लोग, बच्चे को बाहर ले जाएंगे और रनिंग जो करवाते हैं ना अपन मैदान में, तो रनिंग की जगह बच्चे को एक एक पैर रखने को बोलोगे, बेटा बेटा आपको एक एक पैर बढ़ाना है, एक पैर बढ़ाओगे 1 बोलोगे, दूसरा पैर बढ़ाओगे 2 3 4 5, देखो मेरे पास में आप 10 तक पहुंच जाओगे, क्या है ना, आप यहाँ पे खड़े होगे, यहाँ पे खड़े होगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस। अब बेटा वापस आओ देखें, ठीक है, फिर से 1 2 3 4 5 6 7, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, आप उसकी हेल्प किए जा रहे हो, 4-5 दिन तक आप उसकी हेल्प कर रहे हो, लेकिन अब जो बच्चा है ना धीरे धीरे सीखने लग गया है, एक एक पैर रखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहुंच गया। अब बच्चा इस फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से भी सीखता है, तो ये भी मेथड आपको यूज करना है। कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इन सब चीज़ों से नहीं सीख पाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी से सीख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आप बच्चे की समस्याओं का जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन तब कर पाओगे जब आप बच्चे की समस्याओं की पहचान कर पाओगे, निदान कर पाओगे। तो निदान, डायग्नोसिस आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है। और डायग्नोस कैसे होगा, निदान कैसे होगा, जब आपको बच्चे की गलतियों का पता चलेगा, तभी तो आप डायग्नोस कर पाओगे। अरे भाई आपके बुखार है, और बुखार है, डॉक्टर आपको जुकाम की दवाई दे रहा है, काम करेगी क्या? नहीं करेगी ना। अगर बच्चा B4 बोल नहीं लिख पा रहा है, आपको पता ही नहीं है बच्चा क्या नहीं लिख पा रहा है, आप Z4 जेब्रा सिखा रहे हो बच्चे को, जबकि सिखाना आपको B4 बोल था, लेकिन आप जेब्रा सिखा रहे हो बच्चे को। बस यही है, निदान होना जरूरी है। तो बच्चा जब सीखेगा सीखेगा तो गलतियां होगी। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बड़ा महत्वपूर्ण प्रोसेस है, यहाँ पर गलतियों का ध्यान रखने तुम लोग, बच्चा गलती करेगा ही करेगा। तो गलतियां जो होती हैं हाई लेवल की मानसिक प्रक्रिया होती है, इसका भी तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। चिंतन में आपकी हेल्प करती हैं ये बच्चे के। देखो ना सिर्फ बच्चा गलती भी कर रहा है ना, तो उसको कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि बच्चे की गलतियां बड़ी महत्वपूर्ण है। देख लो आप कितनी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है बच्चे की गलतियों को भी। तो सोचो तुम कितना पावरफुल आदमी होगा बच्चा, अगर वो गलती भी कर रहा है तो भी कहा जा रहा है ना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बढ़िया है, बच्चे ने गलती कर दी है, हमारे लिए फ़ायदा है, हमें पता चल गया कहाँ गलती कर रहा है। अब आप लोग बच्चे की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और निकल के आ रहा है यहाँ पे, मिसकंसेप्शन का पॉइंट यहाँ पर एक निकल करके आता है। कंसेप्शन तो आपको पता ही है, किसी भी चीज़ के प्रति मान लीजिए कोई धारणा बना लेते हो, कोई कंसेप्शन बना लेते हो। मान लीजिए कोई आपने कोई रीट एग्ज़ाम के बारे में कोई ऐसे बना लिया हो, बड़ा मुश्किल एग्ज़ाम है यार, है ना, कैसे पास होगा यार, कैसे होगा, कैसे टीचर बनेंगे अपन, है ना, ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। देखिए फेल होने का रीज़न ये होता है आप सही अप्रोच का यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। अब ये खुलासा हुआ है, पता है आपको उस खुलासे के बारे में? उस खुलासे के अंदर एक खुलासा हुआ है कि आए दिन होता रहता है, खैर ऐसा खुलासा, जैसे SI का एग्ज़ाम ले लो आप राजस्थान के अंदर, है ना, कितने सारे SI हैं जिनके ऊपर गाज गिरी। और जैसे सेकंड ग्रेड का पेपर भी था, आउट हो गया था, रेट का भी हो गया था, दोबारा एग्ज़ाम हुआ था, देखा था 2022 वाला, उस टाइम में भी ऐसा हो गया था। तो लगभग लगभग वैकेंसी में ऐसा होता है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है ना। देखो आपके फेल होने का कारण जो होता है ना, वो होता है आप लोग डायरेक्ट रट्टा लगाते हो, समझते नहीं हो चीज़ों को। और जब आप समझोगे नहीं ना, तो मतलब आप कैसे चीज़ों को कर सकते हो यार, ये सब्जेक्ट ही ऐसे हैं। आजकल तो एग्जामिनर जीके वाले के अंदर भी इतने घुमा फिरा करके ऑप्शन बनाएगा, आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे। अगर आपने बढ़िया ढंग से उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है ना, तभी आप उसको कर सकते हो। तो भाई समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आप लोग इस कोर्स की पहली जब क्लास देखोगे ना, तो मैंने एक पॉइंट क्लियर करने के लिए लगभग उसमें 20 मिनट लगा दिए थे। क्यों लगाए थे? मेरे को मज़ा आता है, मैं पागल हूँ क्या?
पर मेरे को उस पॉइंट की अहमियत पता है कि इस पॉइंट से एक प्रश्न पक्का आएगा। लेकिन वहाँ पर भी कई सारे कमेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे कि सर आप तो एक पॉइंट को क्लियर करने में 20-25 मिनट लगा रहे हो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। अरे नहीं है तो मत पढ़ो ना भाई। तुम्हारे को उस पॉइंट के अंदर बस पॉइंट को जो रीड करके बता रहा है, ओनली रीड करके कि व्यापक प्रक्रिया क्या होती है, बस व्यापक प्रक्रिया होती है, व्यापक प्रक्रिया एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होती है, ऐसे ही बता रहा है और चल रहा है आगे, उनसे पढ़ लीजिए। मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं कौन सा तुम्हें कहने आ रहा हूँ भाई कि तुम मेरे पास ही पढ़ो। भाई मैं तो 20 मिनट लगाऊंगा, जो मुझे ज़्यादा लगता है ना कि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट को पढ़ोगे, इस पॉइंट को अच्छे से समझोगे, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो मैं तो उस पॉइंट को समझाने में 20 क्यों 40 मिनट भी लगाऊंगा, भले आपको समझ में आए। मेरा पढ़ाना चाहे मत आओ, चाहे आप मेरे पढ़ाने से बोर हो। जिसको अच्छा लग रहा है वो पढ़ रहा है, जिसको अच्छा नहीं लग रहा है वो मत पढ़ो भाई। कौन सा प्रेशर देने आ रहा हूँ मैं, तुम्हारे घर पे नहीं आ रहा ना भाई। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया और ऐसे कैसे आंसर आ जाएंगे। जो बोलता हूँ ना वहाँ से प्रश्न आएंगे, बहुत सारे, ध्यान रखिएगा। और ये जो मैं आपके सामने ये जो लिखे हुए हैं ना पॉइंट्स, इनसे मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में अधिगम की विशेषताओं से संबंधित अगर प्रश्न आ गया ना और मेरी इस स्लाइड से प्रश्न नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, गारंटी है मेरी। तो आप कहें कि सर आंसर बता दो ओनली, बस और कुछ मत समझाओ, तो फिर वो पढ़ना आपका बेकार है, टाइम खराब कर रहे हो आप भाई। कुल मिला की बात ये है। तो ये जो भी पॉइंट्स हैं इनसे मल्टीपल क्वेश्चन निकले हैं आपके एग्जाम्स के अंदर और निकलेंगे भी आगे, हर एग्जाम में निकलेंगे। कोई भी एग्जाम दे लो, मैं आपके एग्जाम की बात नहीं कर रहा, कोई भी एग्जाम दे लेना आप लोग, यहाँ से आ जाएंगे। इसीलिए तो मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ? अरे अधिगम की विशेषताओं में 40 मिनट का लेक्चर हो गया अब तक, क्यों ले रहा हूँ मैं इतना टाइम? मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप हो, आपकी समझ विकसित हो यहाँ पे इन चीज़ों को समझने में। तो आपको अधिगम का चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि कोई बच्चा जो है वो कंसेप्शन तौर पे देखें बनाता है, कंसेप्शन बनाता है। कोई भी बच्चा है किसी चीज़ के प्रति कंसेप्शन बनाता है। मान लीजिए रीट एग्जाम, थर्ड ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, किसी भी एग्जाम के प्रति बना रहा है। मान लीजिए आप लोगों ने, बच्चा तो इन एग्जाम के प्रति नहीं बनाएगा, बच्चा तो कोई अपने ही लेवल पे बनाएगा। आप लोगों ने मान लीजिए रीट एग्जाम, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, किसी पे भी बना रहे हो, कोई कंसेप्शन बना रहे हो कि रीट एग्जाम, थर्ड ग्रेड एग्जाम तो बहुत आराम से निकल जाएगा। अभी मान सर की जो बैच है मान एजुकेशन ऐप पे, वो ले लिया और काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान सर के कोर्स भी तो इतनी मतलब नाम मात्र के शुल्क में मिलते हैं। मान एजुकेशन पे तो 100, 50, 150, 200 इतने रुपए में मिलते हैं। और बाकी कोचिंग से बढ़िया फैकल्टी, अच्छे अच्छे नोट्स, ठीक है, सब कुछ बेस्ट क्वालिटी का। और फिर वहाँ पर जाकर के किसी और कोचिंग में जाकर के हम 10,000 रुपये दे रहे हैं, 15,000 दे रहे हैं, 10,000 का कोर्स बाई कर रहे हैं, 5,000 का कर रहे हैं, 3,000 का, 2,000 का। क्यों भाई क्यों? जब आपको वहाँ से बेस्ट वैल्यू 100, 50, 150, 200 रुपये में मिल रही है तो आप क्यों? बस ये समझ आपको विकसित करनी है कि क्यों यहाँ पे बेहतर चीज़ें इतनी कम पैसों में मिल रही हैं, बस। और ये चीज़ बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो इसी कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो कुछ लोग मिसकंसेप्शन भी बना लेते हैं कि यार बहुत हार्ड एग्जाम है, कैसे पास होगा, कितने लोग फेल हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से पेपर आता है। तो आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है, कोई चीज़ पढ़ाते हैं आप लोग उसको, जैसे कोई बेसिक प्लान तैयार कर रहे हैं, तो हमें बच्चे के मिसकंसेप्शन को भी ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को एक चैप्टर पढ़ाना है पानी के बारे में, ठीक है, कि बच्चा पानी के बारे में कुछ जानते हो कि नहीं जानते। बच्चा कहेगा जानते हैं सर, पानी से जरा हम पानी पीते हैं, पानी की बोतल है ना, पानी से हम नहा करके आए थे, पानी बोतल में लाते हैं, गर्म करते हैं, पानी को पीते हैं सर्दी में, है ना। नॉर्मल वाटर हम गर्मी में पीते हैं, कोल्ड तो पीते नहीं है हम, कोल्ड वाटर कभी नहीं पीना चाहिए, फ्रिज का पानी कभी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। हमारे खेतों में पानी चलता है, फसल, हमारे तालाब है, नहर है, तो पानी पानी, सब जगह पानी पानी। तो बच्चे ने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर कर दी, मतलब बच्चे का वहाँ पर समझ तो है ना। कई बार बच्चे ये भी बोल देते हैं सर पानी के बारे में, तो परी जो होती है ना वो रात में कई बार पानी फेंक देती है ऊपर से, आसमान से। परी जब रोती है तब भी उसके आंसू आकर के गिरते हैं, मतलब बारिश के रूप में। कहानियां चलती है ना छोटी कक्षाओं में भाई, तो बच्चे उनके बारे में भी बता देते हैं, उसके बारे में बता देते हैं। यानी जो वर्षा का जो पानी होता है, बारिश का पानी, उसे बच्चे ने कहा कि ऊपर से जो परी रोती है वो पानी आ गया नीचे। तो बच्चे ने मिसकंसेप्शन बना रखा है वो। तो आपको क्या ध्यान रखनी है कि बच्चा या बच्चे से जुड़ी किसी चीज़ को महत्वपूर्ण मानना है आपको। तो बच्चे ने अगर मिसकंसेप्शन बना रखा है कि बच्चे जो परी होती है वो बारिश कर रही है,
तो आपको ध्यान रखना, सीबीएसई ने इसको कह रखा है कि बच्चे के जो मिसकंसेप्शन होते हैं वो भूली भाली अवधारणाएं होती हैं। क्या होते हैं? ये सीबीएसई ने मान रखा है, भोली भाली भोली भाली अवधारणाएं मानी हुई हैं। अरे बच्चा तो भोला होता है, पता नहीं बच्चे ने तो कितनी भोली भाली सी अवधारणाएं बना रखी हैं। सीबीएसई ने ही इसको अप्रूव कर रखा है भाई, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा इनके बारे में कंसेप्ट बना लेता है, कोई बात नहीं, बच्चे को बना लेने दो। अगर ये भी बना रहा है, परी रो रही है तो परी रो रही है, रोने दो परी को। फिर एज ए टीचर आप उसको चीज़ों को समझाओ, उसको यहाँ पर ये समझाओ कि बच्चा पानी ऐसे आता है, ये प्रोसेस होता है, ऐसे ऐसे ये ज्योग्राफिकली अगर हम देखते हैं तो ये सिनेरियो में इस तरह से ऐसे ऐसे बारिश की प्रोसेस होती है, ऐसे ऐसे बारिश होती है। तो बच्चा समझेगा हाँ ये भी बात ठीक है, सर तो ठीक ही कह रहे होंगे, वो तो एक कहानी थी। लेकिन आप बच्चे के मिसकंसेप्शन को गलत मत बताना भाई, कभी ऐसे मत कहना नहीं नहीं परी नहीं रो रही है, किसने बता दिया, तेरे थप्पड़ लगा दो 2-4, ऐसा किसने कह दिया परी रोती है। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं बताना है आपको, बच्चे को ऐसे नहीं बोलना है, कभी भी ध्यान रखिएगा। बच्चे की जो निदान आप करोगे इन चीज़ों का, जो बच्चा यहाँ पर जो समझ है बच्चे की, जो बच्चे का कंसेप्ट बना हुआ है यहाँ पे, तो जो मिसकंसेप्शन है बच्चे का, उसको कैसे आप दूर करोगे आपकी स्किल के माध्यम से, कि बच्चे को आप कैसे उस प्रोसेस को अपनी भाषा में बताओगे कि बच्चे हकीकत में ऐसे होता है, वो तो केवल एक कहानी है, वो तो एक कल्पना है। अब देखो एक यहाँ पर पॉइंट अपना लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ ये है, जटिल प्रक्रिया। ठीक है, जटिल प्रक्रिया लिखा हुआ है, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सरल प्रक्रिया नहीं है। ठीक है ना, लर्निंग जो है एक कठिन प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। सीखना इजी प्रोसेस तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, इजी प्रोसेस नहीं है भैया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है। अब आप लोग यहाँ पे चीज़ें सीख रहे हो, चलो अगर मान लेते हैं मैं आपको आसान तरीके से सिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एक बारी में हल्का सा ध्यान लगाया चीज़ों को सीख गए। आपको चीज़ों को सीखने में एफर्ट लगाने पड़ेंगे, एफर्ट करने पड़ेंगे, है ना भाई। ठीक है, आपको प्रयास करने पड़ेंगे, और कोई चीज़ ऐसी भी होगी जो आपको चीज़ समझ में भी नहीं आएगी। ऐसे नहीं है कि कोई भी चीज़ आपने एकदम से देखी, अरे ये भी आ गई, चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं, चलो 10 मिनट आगे बढ़ा देते हैं क्लास को। ऐसा थोड़ी है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा काम। ये वाला चैप्टर चलो अगला लाओ, अगला लाओ, अगला लाओ, ऐसे करो। अरे होगी किताब, अरे बहुत सारी किताब लेकर के आ जाओ, ये तो बहुत जल्दी जल्दी से मैं 4 दिन में ख़त्म कर गया। अरे भाई आपको सीखने में एफर्ट डालने पड़ेंगे, बहुत सी चीज़ों में आप लोग फंसोगे। सीखना आपका एक आसान प्रोसेस नहीं होता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जटिल प्रोसेस होता है। ठीक है, वरना तो हर कोई सीख लेगा। जैसे कहा जाता है कि यूनिवर्सल प्रोसेस है, कि हर कोई सीख सकता है, हर कोई सीख सकता है, यूनिवर्सल प्रोसेस है लर्निंग। तो कोई भी व्यक्ति हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, हर कोई व्यक्ति सीख सकता है। लेकिन ध्यान रखना, वो सीख तो सकता है हर कोई व्यक्ति, लेकिन आसानी से नहीं सीख सकता है। ध्यान रखना, आसानी से नहीं सीख सकता है वो, उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, हार्ड, एक जटिल प्रक्रिया के थ्रू यहाँ पर व्यक्ति थी सीखता है। सीख तो कोई भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्येक बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, बात आपकी ठीक है, लेकिन आसानी से नहीं सीखी जा सकती है कोई भी चीज़, आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे उसमें। अगला आपके पास में आ रहा है, एडेप्टेशन में सहायक होती है। एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन के अंदर सहायक होती है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप खुद को डाल लेते हो। एडेप्टेशन मतलब जैसे आपने मान लीजिए रीट के एग्जाम के अकॉर्डिंग आपने खुद को डाला हुआ है, ठीक है ना, कि रीट का एग्जाम आ रहा है, चलो चलो सीखो सीखो सीखो। सर आज मान सर क्या सिखा रहे हैं, आज मान सर आपको सीखना सिखा रहे हैं, आप आज मान सर आपको लर्निंग सिखा रहे हैं, सीखना सिखा रहे हैं, सीखना सिखा रहे हैं। तो क्या हम सीखना सिखाना सीख जाएंगे यहाँ पर? हाँ तुम सीख जाओगे भाई, चिंता मत करो, सीख जाओगे। तो आप यहाँ पे लर्निंग का चैप्टर यहाँ पे सीख रहे हो, आपके एग्जाम में आना है, कई नंबर के क्वेश्चन आने हैं यहाँ से, इसलिए आप सीख रहे हो। तो सीखना सीख रहे हो आप लोग यहाँ पे, तो आपने खुद को एडजस्ट कर लिया यहाँ पे, और तब आप लोग यहाँ पे सीख रहे हो। ठीक है, तो एडजस्ट कराने में आपको कौन हेल्प कर रहा है यहाँ पे? लर्निंग, सीखना आपको हेल्प करा रहा है। इम्प्रूवेबल एबिलिटी, जो आपकी क्षमता होती है, ठीक है, जो क्षमता होती है, क्षमता में वृद्धि, क्या करना? क्षमता में वृद्धि करता है। अच्छा, जब आप लोग यहाँ पर चीज़ें सीख जाओगे तो आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, घटेगी या समान रहेगी? बढ़ेगी ना, बढ़ेगी भाई। जब आप यहाँ पे लर्निंग का चैप्टर सीख जाओगे, ये सारे चैप्टर जान जाओगे, है ना यार, ये तो सारे चैप्टर आज तक एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको फोकस करके एक प्रायोरिटी के तौर पे इन चीज़ों को सीखोगे। तो आप लोग इस एग्ज़ाम के बाद में मान लीजिए आप लोग रीट एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद में 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम देते हो, या फिर कोई और टीचिंग एग्ज़ाम आप देते हो,
तो वहाँ पर आपकी क्षमता बढ़ी हुई देखने को मिलेगी ना। अरे वहाँ पर भी अधिगम का चैप्टर है, आपके रीट में है तो सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, सभी में है। तो सभी में है तो वहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि आपको दोबारा से अधिगम का चैप्टर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी जीरो लेवल से, कि रीट में तो अलग आता है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में अलग आता है, ऐसा थोड़ी है। आप इनसे भी काम चला सकते हो। ये सारी क्लासेज आपके लिए बहुत ही पावरफुल है, कभी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आपकी जो क्षमता है वो बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने ये सब चीज़ें पहले सीखी हुई हैं, आपके अनुभव आपके सामने काम आ रहे हैं। तो यही तो कहा जा रहा है कि अनुभव के द्वारा आदमी सीखता है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कर लेता है, वही सीखना होता है। तो ये क्या होता है, आपका इम्प्रूवेबल एबिलिटी होती है कि हमारी इससे क्या होती है, क्षमता बढ़ती है, एबिलिटी बढ़ती है। ठीक है भाई, कि कोई चीज़ सीख ली, अरे मेरा तो नुकसान हो गया, लर्निंग वाला चैप्टर सिखाया आज सर ने और मेरा तो नुकसान हो गया, ऐसा थोड़ी होता है कभी। भाई मैं तो घर वालों का नाम ही बर्बाद हो गया, मेरे तो घर वाले ही आज वो हो गए, बदनाम हो गए चारों तरफ, मैंने ये चीज़ सीख ली, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता है बेटा। अच्छे से काम करोगे, पढ़ाई करोगे, अधिगम सीख रहे हो तो कोई बुराई नहीं है, आगे के एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। ओवरऑल ये है कि आपकी जो एबिलिटी है, क्षमता है, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी आपकी कुछ ना कुछ सीखने से ज़रूर से। गलत काम नहीं होगा, अच्छा ही होगा तुम्हारे साथ में, कुछ भी सीखो चाहे तुम। इसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, एक व्यापक प्रक्रिया है। क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया होती है अधिगम। ठीक है, देखिए आप लोगों की अगर मैं बात करूं, आप लोग कोई भी चीज़ सीख रहे हो, जैसे मैंने कहा, अगर मैं आपको यहाँ पे रीट एग्जाम के बारे में सिखा रहा हूँ या लर्निंग के बारे में मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ आपको वो पॉइंट नहीं बताए कि आपके रीट के एग्जाम में ही काम आए। मैंने आपको वो सभी पॉइंट बता दिए जो थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सी टेट, यूपी टेट, DSSB सभी एग्जाम्स के अंदर ही काम आते हैं। सारे के सारे जो भी चीज़ें होती हैं, है ना, या फिर जो भी सारी बुक्स होती हैं, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की बुक्स होती हैं, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की बुक्स हैं, ठीक है, NCERT की बुक्स हैं, NIOS की बुक्स होती हैं, उनके पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पर ले लिए। यानी कि व्यापक रूप से मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। सिखाने का मकसद ये है कि क्या पता एग्जामिनर जो होता है वो उनसे ही उठा ले कई बार जो पॉइंट्स हैं वो। तो हमारा तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो टारगेट पूरे में पूरे क्वेश्चन सही करके आना है इस वाले सब्जेक्ट में, तो गलत तो कर ही नहीं सकते अपन। तो मैं आपको यहाँ पर व्यापक रूप से सिखा रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस के माध्यम से सिखा रहा हूँ। तो लर्निंग की जो प्रक्रिया है वो व्यापक रूप से चलती है, संकुचित रूप से नहीं चलती है कि हम तो बस इतना ही सीखेंगे हमारा काम हो जाएगा। 3 ही पॉइंट पढ़ेंगे, एक तो ये, एक ये, बस इनमें से आ जाएगा। वो आपकी मर्जी है, आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन फिर हो सकता है आपका काम बन भी जाए और नहीं भी बने, ये पूरी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मैं तो जो पॉइंट्स है सारे इनकी गारंटी दे सकता हूँ कि इनसे बाहर नहीं आएगा, फिर पक्की बात है। ठीक है, आप कितना भी सीख सकते हो, व्यापक प्रक्रिया होती है। ठीक है, एक ये कंटेक्चुअलाइजेशन होती है, संदर्भ के अकॉर्डिंग होती है, प्रासंगिकरण होती है ये। ठीक है ना, संदर्भ। भाई कोई बाद में व्यक्ति जो होता है वो जोड़ करके सीखता है। जैसे लर्निंग का चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया कि एक लड़की जो है वो स्कूटी चला रही थी, मेरे पैर में ठोक दिया उसने। अगर पैरों की जगह ब्रेक से अगर रोक लेती तो मैं बच जाता, वो खुद भी बच जाती, क्या बिगड़ जाता उसका। तो मैं बता रहा हूँ रोकने का सही तरीका क्या होता है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि मैं जो भी एग्जाम्पल देता हूँ आपकी डेली लाइफ या जीवन से कनेक्ट करने वाला एग्जाम्पल देता हूँ, ताकि आप जल्दी से सीख जाओ चीज़ों को, है ना। या फिर मैं मेरे ऊपर या आप लोगों के ऊपर ही कोई ना कोई एग्जाम्पल देता हूँ, अदरवाइज मैं ज़्यादा एग्जाम्पल दूसरों पे नहीं देता। ठीक है, किताबी लैंग्वेज में मैं आपको एग्जाम्पल नहीं देता हूँ, मैं अपनी डेली लाइफ वाले या तो आप लोगों पे दूंगा या मेरे ऊपर दूंगा, क्योंकि आप उनको जल्दी सीख पाते हो, इसीलिए मैं आप और मेरे ऊपर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको संदर्भित करके पढ़ा रहा हूँ, कंटेक्चुअल पढ़ा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जोड़कर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कुछ भी मैंने आपको अपनी पढ़ाई के दौरान ऐसी अननेसेसरी चीज़ नहीं बताई होगी, ना मैं बताता हूँ, आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा, ना पेड क्लास में देखा होगा, ना ही आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो। कभी भी मैं आपको मतलब टॉपिक से हट के कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताई होंगी कि आपके लिए इररिलेवेंट हो जाए वो, क्योंकि आपने देखी होगी मेरी सभी क्लासेस के अंदर फालतू बकवास में ज़्यादा नहीं करता हूँ, मतलब ऐसे इधर उधर की बातों में टाइम नहीं खराब करता हूँ। हाँ, हो सकता है कोई एग्जांपल देने में, कोई कॉन्सेप्ट को समझाने में मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको दे दूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए, उसमें टाइम लग सकता है। अदरवाइज फालतू की बातें आपने कभी नहीं सुनी होगी मेरी क्लास के अंदर। अगर मैं बात भी कर रहा हूँ ना, तो आप लोग उस टाइम में समझ जाना कि मैं कोई ना कोई क्वेश्चन से, कोई ना कोई टॉपिक से रिलेट करके आपको उसको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपके टॉपिक में काम आने वाली है वो चीज़ आकर के। ठीक है, तो इसीलिए मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ, है ना भाई।
तो ऐसे कहा जाता है, मतलब जो हमारी साइकोलॉजी है उसमें, कि बच्चे को आपको संदर्भित करके पढ़ाना है, उसके डेली लाइफ से संबंधित एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाइए। और मैं वही चीज़ फॉलो करता हूँ, आपको डीकंटेक्चुअलाइजेशन के माध्यम से नहीं सिखाना है, आपको संदर्भित करके ही पढ़ाना है बच्चे को। एक होता है आपका गोल डायरेक्टेड, जो आपका बिहेवियर होता है, लक्ष्य निर्देशित बोल सकते हैं अपन, ठीक है। लक्ष्य निर्देशित करने में या लक्ष्य प्राप्त करने में, लक्ष्य निर्देशित या निर्देशन कर दीजिए, है ना, कि लक्ष्य आपको प्राप्त करना है। कोई भी एग्जाम आपको पास करनी है, मान लीजिए आपको रीट एग्जाम पास करना है, थर्ड ग्रेड एग्जाम पास करना है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कोई भी एग्जाम पास करना है, तो आपको लक्ष्य निर्देशित करना होगा, एक लक्ष्य बनाना होगा आपको। इसके लिए आपको लर्निंग पढ़नी पड़ेगी, लर्निंग का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, है ना, आपको अधिगम करना पड़ेगा, तभी जाकर के तो आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होगा, ठीक है। गोल डायरेक्टेड आपका जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है या प्रक्रिया जो होती है, जो भी आप कोई लक्ष्य प्राप्ति करना चाहते हो, मान लीजिए किसी का लक्ष्य है क्रिकेटर बनना है, किसी को डांसर बनना है, किसी को बॉलीवुड में जाना है, किसी को हॉलीवुड में, किसी को टॉलीवुड में जाना है, कहीं पर भी जाना है भाई, किसी को कहीं पर भी, मान लीजिए किसी को टीचर बनना है, किसी को ऐसा ही बनना है, किसी को आरएस, किसी को आईएएस, किसी को क्या बनना है, किसी को डिफेंस में जाना है, किसी को क्या करना है, अलग अलग लक्ष्य निर्देशित होते हैं। पर इन सब के लिए आपको सीखना जरूरी है, लर्निंग करनी जरूरी है भाई। तो ये इसमें ये बिहेवियर गोल डायरेक्टेड हेल्प करता है। और कोई पॉइंट आपका बचा तो नहीं? ट्रांसफरेबल, ओके, ये बच रहा है। देखो ट्रांसफरेबल कैसे होती है, ध्यान रखना, है ना, थोड़ा सा पॉइंट समझ जाना आप लोग, दिक्कत नहीं आएगी। ट्रांसफरेबल के अंदर अगर मैं आपको पॉइंट लिखूं, एक तो होता है पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मर लर्निंग, और एक होती है आपकी नेगेटिव। पॉजिटिव में लगा देते हैं अपन, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है, लर्निंग, ठीक है। और एक होता है आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक होता है आपका जीरो, है ना भाई, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना आप इस वाले पॉइंट को। लर्निंग ट्रांसफरेबल होती है ना भाई, यानी कि हम लर्निंग का क्या कर सकते हैं, हस्तांतरण कर सकते हैं भाई। जैसे इसके कुछ तरीके दिए हुए होते हैं, प्रकार दिए हुए होते हैं, जैसे 3 प्रकार लिखे हैं, इसके और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर मैंने आपके लिए 3 ही प्रकार बताए हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, आपके एग्जाम में इनसे ज़्यादा प्रकार नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको 3 ही प्रकार बता रहा हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और ट्रांसफरेबल के बारे में भी 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ज़्यादा नहीं आया है कभी, पर आ सकता है, आया हुआ है, तो इसलिए ज़रूरी है जानना भी कि लर्निंग को हम हस्तांतरित कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट मैंने लिखा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, क्या लिखा है, मैंने लिखा है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि जब एक जगह का लर्निंग, एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह में हेल्प करे, क्या करे, दूसरी जगह में हेल्प करे, इसको कहते हैं सकारात्मक हस्तांतरण। तो ये होता है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे आप लर्निंग के बारे में सीख रहे हो, तो मैंने आपको बता दिया, अरे ये आपके दूसरे एग्जाम में भी काम आएगा, है ना, आपके टीचिंग एग्जाम में भी काम आएगा, अरे हाँ ये तो उसमें भी काम आता है, तो ये तो अच्छे से पढ़ेंगे, सारे पॉइंट का निचोड़ कर लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पर जो आप सीख रहे हो रीड के एग्जाम में और आगे के एग्जाम, जैसे थर्ड ग्रेड का एग्जाम आप दोगे, उसके एग्जाम में भी काम आएगा ये, है ना, सेकंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, उसमें भी काम आएगा। अरे यार ये तो बढ़िया बात है। तो एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह में आपको हेल्प कर रहा है ना, ये होता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सकारात्मक हस्तांतरण कहलाता है ये। तो लर्निंग का जो हस्तांतरण हुआ वो पॉजिटिव वे में हुआ, ठीक है ना, एक जगह की सीखे हुए ने दूसरी जगह पे जाके हेल्प कर दिया। एक होता है आपके सामने नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे लर्निंग सीख रहे हो, आगे जाकर के आपको बैंक का एग्जाम देना है, पुलिस का एग्जाम देना है, या कोई और एग्जाम देना है, उसमें सीडीपी नहीं आती, तो यहाँ पर आप सीख अपना सीडीपी रहे हो, और ठीक है, और आगे तैयारी करनी है आपको बैंक की, पुलिस वगैरह की, इसकी डिफेंस की वगैरह की। तो एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह पे हेल्प ना दे, समस्या बन जाए, क्या बन जाए, समस्या बन जाए, प्रॉब्लम बन जाए, क्या बन जाए, प्रॉब्लम बन जाए, समस्या बन जाए, तो उसी को कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि नकारात्मक हस्तांतरण कहेंगे। जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर हम लोग क्या चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं ना,
देखो हमारे इंडिया के अंदर ये गाड़ी है मान लीजिए, और ये इधर गाड़ी का आगे वाला मुंह है, ठीक है, ये गाड़ी होगी, इसके 4 पहिए हो गए, और हमारा जो स्टीयरिंग होता है ना वो इस साइड में होता है, मतलब कि दाएं साइड में स्टीयरिंग होता है, यहाँ पे ड्राइवर बैठता है, तो ये आपका राइट होता है, ये आपका लेफ्ट होता है, ठीक है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। तो इंडिया में तो जो स्टीयरिंग होते हैं ना गाड़ियों के, वो होते हैं राइट साइड में। लेकिन अगर आप लोग यूएस जाओगे, फॉरेन कंट्री में जाओगे, तो वहाँ पर लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग होता है। अब हमने मान लीजिए इंडिया में गाड़ी चला रहे हैं, चलानी सीख ली, राइट साइड में हमने अपनी गाड़ी को बैलेंस करना सीख लिया, सब कुछ कर लिया, हमने गाड़ी चलानी आ गई। अब मान लीजिए हम जा रहे हैं यूएस, ऐसी कंट्री में जहाँ पर लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग होते हैं वहाँ पे, ठीक है, अमेरिका में, ब्रिटेन में चले गए, XYZ किसी भी अंदर भी चले गए, तो वहाँ पे पता चला गाड़ी के लिए हमारे को लेफ्ट साइड में बैठना पड़ेगा। तो जो आइडिया हमारे को राइट साइड से लग रहा था कि किस तरफ से मोड़ना है, किस तरफ से बैक करना है, किस तरफ से आगे करना है, अब वो हमें लेफ्ट साइड में दिक्कत आएगी भाई यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि हमने सीखी तो राइट हैंड से सीखी थी, और अब दूसरे देश में जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ पे लेफ्ट साइड में चलानी पड़ रही है। तो ये समस्या बन जाएगी। एक जगह का सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह में आपको समस्या बन जाए, समस्या में डाल दे, तो वो होता है आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नकारात्मक। एक होता है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब एक जगह का सीखा हुआ ना तो आपको प्रॉब्लम में डाले, ना ही आपको हेल्प करे, कुछ भी ना करे, तो वो आपका जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, यानी कि जीरो हस्तांतरण कहेंगे हम उसको। तो आपकी जो लर्निंग होती है ना, ये ट्रांसफरेबल होती है, हस्तांतरित होती है, ध्यान रखिएगा। तो जितने भी पॉइंट थे वो आपके सामने, मैंने आपको सारे के सारे डिस्कस कर दिए हैं। एक बार नज़र डाल लेता हूँ, कोई पॉइंट बच तो नहीं गया है, सभी तो हो ही गए हैं, सारे के सारे हो गए हैं मेरे हिसाब से, तो कोई भी नहीं बचा है, कंप्लीट हो गए हैं सारे के सारे। ओके, बढ़िया। अब देखो, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, विशेषताओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनके आप लोगों को सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो वो कौन सी प्रोसेस है जो आपकी कंट्रीब्यूट नहीं करती है ड्यूरिंग लर्निंग? पहला है आपका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लर्निंग के दौरान योगदान देती है। देखो हमारे माइंड के अंदर कितने स्कीमा बनाए हुए हैं पता नहीं है, कितने एक्सपीरियंस हमने अपने माइंड में बनाए हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, हमारे दिमाग के अंदर संगठित करते हैं किसी भी चीज़ को, ऑर्गेनाइज वे में हम उनको यहाँ पर करते हैं। तो लर्निंग एक प्रक्रिया होती है। आप लोग ऑर्गेनाइज वे में टीचर बन रहे हो, पहले आपने कोई कोर्स करा, फिर आपने रीट एग्ज़ाम पास करी, फिर आपने टीचर का एग्ज़ाम दिया, इस तरह से होता है, ठीक है, मेन एग्ज़ाम निकाला, फिर टीचर बने आप लोग, तो ऑर्गेनाइजेशन संगठन हो जाएगा। कैटेगराइजेशन आपका वर्गीकरण करते हो, कोई भी चीज़ आप सीखते हो, सीखने की एक प्रक्रिया दी हुई है। आप लोग यहाँ पर रीड के बारे में सीख रहे हो, तो उसको आपने कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है, कि साइकोलॉजी में मान सर से पढ़ूंगा, और मान एजुकेशन ऐप से जो ज्योग्राफी है वो दूसरे सर पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ूंगा, हिंदी दूसरे सर पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ूंगा, SS वाला पोर्शन है वो दूसरे से पढ़ूंगा, EVS दूसरे से पढ़ूंगा, वो मैडम मैथ पढ़ाती है, वो सर वो पढ़ाते हैं, तो सभी टीचर बढ़िया हैं। तो आपने कैटेगराइज कर दिया इन चीज़ों को, क्लासिफिकेशन आपने कर दिया इन सभी चीज़ों का, तो वर्गीकरण हो गया। मतलब लर्निंग के अंदर हम बांट करके सीखते हैं, मतलब टुकड़ों में सीखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, एक हो गया कंसेप्चुलाइजेशन, तो ये हो गया आपका। वैसे ये लर्निंग के प्रकारों में आ जाएगा, वैचारिकता, तब अपन देखेंगे लर्निंग के प्रकारों में। समझ के द्वारा आप लोग सीखते हो, ठीक है, रट्टा मार करके सीख रहे हो या समझ के द्वारा? अगर रट्टा लगवाना होगा तो मैं आप लोगों को ढे क्वेश्चन करवा दूंगा, चलो हो गया आपका अधिगम का चैप्टर कंप्लीट, ऐसे थोड़ी है, ऐसे नहीं होता है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों ने देखा होगा जितने पॉइंट मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं, मैंने आपको सभी को समझाया, एक एक चीज़ मैंने आपको कनेक्ट करवाई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी होता है आपका गैर प्रासंगिकरण, ठीक है, डीकंटेक्चुअलाइजेशन नहीं होता है आपका, तो यहाँ पे डीकंटेक्चुअलाइजेशन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे गैर प्रासंगिकरण नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्रासंगिकरण होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना भाई, ये चीज़ समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, ये लीजिए, नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है, बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? देखो फिर नेगेटिव पूछ लिया है यहाँ पे। बच्चे सक्रिय तरीके से सीखते हैं, मतलब
एक्टिव मैनर नहीं करना आपको, यहाँ पे स्पाइरल मैनर कर लेना है आपको। तो बच्चे जो होते हैं वो आपके चक्रीय तरीके से सीखते हैं, स्पाइरल वे में सीखते हैं, स्पाइरल मैनर में सीखते हैं, ठीक है, स्पाइरल वे में सीखते हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया बच्चे रेखीय प्रक्रिया में नहीं सीखते हैं, बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं। मैंने आपको ये पॉइंट यहाँ पर बता दिया है, तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बच्चे तो यहाँ पर रैखिक तरीके से सीखते हैं, तो बच्चे रैखिक तरीके से नहीं सीखते हैं भाई आपका, है ना भाई। तो सही कौन सा नहीं है आपका, नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे अपनी गलतियों त्रुटियों सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। मैंने आपको बताया था ना एरर और मिस्टेक्स के बारे में, अपन ने बहुत बात करी थी यहाँ पे, है ना। तो बच्चे अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, ये बात भी ठीक हो गई। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। बच्चे तब सीखते हैं जब वो सक्रिय संबंध बनाने में सक्षम हो जाते हैं, एक्टिव कनेक्शन बनाने में सक्षम होते हैं बच्चे। जब आपने यहाँ पर भी तो एक्टिव कनेक्शन बनाया हुआ है मेरे साथ में, बस सर ने इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो हम लोग एक्टिव होकर के मतलब कनेक्शंस के साथ में आप सीख रहे हो यहाँ पे। और एक्टिव वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था, कहाँ पे बताया था, देखो सक्रियता, एक्टिवनेस पर आधारित होता है ये, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको ये वाली बात भी, ओके। निष्क्रियता पर आधारित नहीं होती है लर्निंग, सक्रियता पर आधारित होती है। सक्रिय रहोगे तभी सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। तो पॉजिटिव आपके 3 हो गए, और आपका नेगेटिव जो है वो नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो गया, ठीक है ना भाई। कोई चीज़ों को आप डिटेल में समझ जाओगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो डिटेल में आप समझ जाया करो चीज़ों को, फिर सभी क्वेश्चंस को कर दोगे, सारे ऑप्शंस को निचोड़ करके रख दोगे आप लोग। देखो अब मैंने आपको जो भी चीज़ समझाई डिटेल में समझाई, अब आप कोई प्रश्न करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं हो रही होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। चारों ऑप्शन को आपने निचोड़ करके रख दिया है, क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ लिया है सब चीज़ों को, आप लोग आसानी से कर दिए। अगला देखो आप यहाँ पे अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके कथन है और तर्क है यहाँ पे। तो कथन में क्या है, अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। देखिए लर्निंग ऐसा प्रोसेस होता है, लर्निंग होता है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्या होती है, निरंतर। तो इसको आप स्थायी मान सकते हो क्या, नहीं मान सकते। मापा जा सकने वाला मान सकते हो क्या, आप माप सकते हो लर्निंग को, आज इतनी लर्निंग हुई है, आज इतने किलो लर्निंग हुई है, हैं? अरे आपने गाड़ी चलाना सीखी, आपको ये थोड़ी इसका मेजरमेंट थोड़ी कर सकते हो आप लोग कि आपने इतनी गाड़ी चलाना सीख ली, आधा किलो सीख ली, पाव भर सीख ली, 100 ग्राम सीख ली, ऐसे थोड़ी ना होता है, कभी नहीं होता ना। बस वही बात है। तो ये क्या होता है आपका, क्या कैसा बदलाव होता है, समस्यात्मक बदलाव होता है ये, ठीक है। इसने ठीक कही है ये वाली बात, समस्यात्मक प्रॉब्लम आपका होता है, प्रॉब्लमैटिक होती है, क्योंकि लर्निंग जो होती है ना स्थायी और मापी जा सकने वाली नहीं होती है। अब इसने तर्क क्या दिया है वो देखिए, है ना। तर्क दिया है क्योंकि सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, जटिल प्रक्रिया है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अपन ने देखा था अभी ऊपर, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें आंतरिक रूप से, ठीक है भाई। देखो सीखना आसान प्रक्रिया नहीं होती है, सीखना क्या होती है, एक जटिल प्रक्रिया होती है, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये बात मैंने आपको समझाई थी। तो सीखना क्या होती है, जटिल प्रक्रिया होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं, इंटरनल प्रोसेस भी शामिल होती हैं, वो प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं जो बच्चों को मोटिवेट भी करती हैं, अभिप्रेरित भी करती हैं। जब आपका मोटिवेशन का चैप्टर आएगा तब उसको अपन देखेंगे, इसके बाद में वही चैप्टर समझेंगे, तब वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सीखना एक जटिल प्रक्रिया तो है, बिल्कुल हार्ड प्रोसेस है, हार्ड है, सीखना आसान नहीं है, जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं, हम क्यों सीख रहे हैं, क्यों हमें जॉब लेनी है, एग्जाम पास करना है, एग्जाम पास करेंगे तो जॉब मिलेगी हमारे को, इसलिए सीख रहे हैं हम लोग। तो हार्ड प्रोसेस है ये, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो ये होने वाली प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए अधिगम को केवल यहाँ पर स्थायी और मापा जा सकने वाला बदलाव नहीं देखा जा सकता है, ठीक है, सही नहीं कह सकते हैं अपन। तो ये समस्यात्मक है, दोनों ठीक है, और ये आपका सही व्याख्या भी कर रहा है। फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। और लर्निंग का ये वाला जो पार्ट है फीचर वाला, यानी कि विशेषताओं वाला, ये आपका खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।